Hello dear students, today we will recite the poem number 6, Aunt Jennifer's Tigers. You know, all the students, ये जो कविता है, ये जो poem है, that's very important for your course CBSE as well as RBSE board. लास्ट poem है, इसे बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे. Aunt Jennifer's Tigers, which is composed by Adrienne Rich. She was born in 1929 and died in 2012. विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा. एड्रियन रिच ने हमेशा महिलाओं के स्ट्रगल को एड्रेस किया, हमें बहुत अच्छे से उसको डिपिक्ट किया ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें. क्योंकि एड्रियन रिच जो कि यूएसए में जिनका जन्म हुआ, मूल निवास इनका अमेरिका था, और वहाँ से ही इन्होंने जितनी भी महिलाएं, जो भी महिलाएं प्रताड़ित होती थी, जिन भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स को देखना पड़ता था, उनके बारे में इन्होंने कविताओं को लिखा. ये कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ये कविता भी उनमें से एक है. एक ऐसी महिला जो शादी के बाद बहुत ही हार्ड एंड टफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना किसी शिकायत के उन्हें निभाती है, आगे बढ़ती है. बावजूद इसके पति के द्वारा वो पॉजिटिव सेंस नहीं मिलता जो एक पत्नी को मिलना चाहिए. ये कविता महिलाओं के सशक्तिकरण को बताने के लिए, महिलाओं की उस पावर को बताने के लिए भी है. क्योंकि इस कविता को पढ़ने के बाद यह एहसास होता है कि लोग नहीं समझ पाते जिन चीज़ों को, उन्हें समझना चाहिए. महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका हमेशा मिलना चाहिए. अगर एक लड़की एजुकेट है तो उसको एजुकेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए. इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in slick, chivalric certainty. Aunt Jennifer के जो टाइगर्स हैं, यानी आप समझिएगा, she was completely a very fearful lady in this poem. बहुत डरी हुई महिला है, बहुत फ्लटरिंग महिला है. फ्लटरिंग यानी कपकपाती हुई, वाइब्रेट करती हुई, एक तरीके से बहुत ही टेरिबली, बहुत भयानक तरीके से डरी हुई एक ऐसी महिला है जिसमें ये एक पर्दे पर टाइगर्स के पिक्स को बना रही हैं, कशीदाकारी कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जिसके द्वारा ये अपने अंदर टाइगर्स जैसी पावर लाना चाहती हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये जिन टाइगर्स को उसमें बना रही हैं वो ब्राइट, चमकते हुए टोपाज, येलो प्रेशस स्टोन. ये टोपाज होता है पुखराज का रंग, जैसा कि आप पिक में देख सकते हो, सामने देख सकते हैं वीडियो में, उसमें पुखराज दिख रहा है जिसका कलर ब्राइट है, येलोइश है. और इस ब्राइट टोपाज की जो तुलना यहाँ ब्राइट टोपाज है, ये दोनों शब्द यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है. देखिए आप कि उसके पीले रंग की तुलना टाइगर की चमड़ी के पीले रंग से की गई है. उसका जो चमड़ी का कलर है येलोइश, उससे पुखराज की तुलना की गई है. यानी उसके द्वारा जो पिक्स बने हैं टाइगर के, वो बहुत ही चमकीले हैं और बिल्कुल देदीप्यमान दिखाई देते हैं. और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे जंगल में जो चित्र इन्होंने बनाए वो हरे जंगल में जो देदीप्यमान, जो चमकदार जो टाइगर्स हैं, उनकी तरह दिखाई देते हैं, तेजस्वी दिखाई देते हैं. वो नहीं डरते, उन व्यक्तियों से नहीं डरते जो पेड़ के नीचे खड़े हैं. बच्चों, पेड़ के नीचे लाइक हंटर्स, जैसे शिकारी हैं. अब शिकारी क्यों आते हैं? वहां पर हंट करने के लिए आते हैं. तो वो हंटर्स है, दे डू नॉट फील एनी फियरनेस ऑफ द हंटर्स, जो कि पेड़ के नीचे खड़े हैं, वो नहीं डरते. कौन नहीं डरते? वो टाइगर्स जिनको उन्होंने बनाया है एक उलन के क्लॉथ पर, एक पैनल पर, एक स्क्रीन पर, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हरसेल्फ, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए. दे पेस, और वही टाइगर जिनको इन्होंने निरूपित किया है, वो आगे तेज कदमों से बढ़ते हैं. इन सिलिक, एलिगेंट, शानदार, बहुत अच्छी तरीके से, शिवरलिक, शौर्यता के साथ, सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ते हैं. यानी आप जानते हो, टाइगर चाहे पिंजरे में हो, टाइगर चाहे फॉरेस्ट में हो, उसका चलने का तरीका, उसका देखने का तरीका सेम होता है. देयर इज नो डिफरेंस इन द सीन ऑफ द टाइगर्स.
टाइगर्स के देखने में आपको कभी कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर चूंकि जो टाइगर्स इन्होंने बनाए हैं वो फील करते हैं कि वो टाइगर्स जैसी पावर, वो एलिगेंसी, वो शिवरलिकनेस और वो कॉन्फिडेंसनेस मुझ में भी आना चाहिए, ताकि मैं फेस कर सकूं उस हर स्ट्रगल को जो मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो मुझे सहन करना पड़ रहा है, वो उस हर टॉलरेंस को मैं आगे टॉलरेट कर सकूं, हिम्मत दे सकूं अपने आप को। इस हेतु इस चीज को लिखा गया है। नेक्स्ट स्टेंजा पे हम आते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer की उंगलियां फ्लटरिंग कांपती सी प्रतीत होती हैं थ्रू हर वूल, उस वूलन कपड़े में से जहां पर वो उसको मेक कर रही हैं, उसको बना रही हैं, उसको बहुत अच्छे से बना रही हैं, तो अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं। आप देखिए, बिकॉज हर हस्बैंड डज नॉट वांट दैट शी विल प्रिपेयर हरसेल्फ टू मेक एनी पिक और इमेज एनी टाइगर ऑन एनी वुलन क्लॉथ। उसका पति नहीं चाहता, हर हस्बैंड is very rude and very cruel personality. वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो रूखा है, जो निर्दयी है, and he does not want to do anything कि वो कुछ ऐसा डेवलप करे जो वो करना चाहती है। वो उसकी हर आकांक्षा को, वो उसकी हर सोच को खत्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो अपनी इच्छा से जो उसके मन में कुछ करने की जो एक प्रबल इच्छा है उसको पूरा करे, वो नहीं चाहता। He does not want so. He does not want to motivate his wife named Aunt Jennifer. वो नहीं चाहता। तो इसीलिए अब आप समझिएगा, आंट जेनिफर की उंगलियां कपकपाती सी महसूस होते हैं जब वो उलन में टाइगर को बना रही है। वो उस हाथी दांत से बनी हुई सुई को खींचना भी उसको बहुत मुश्किल पाती है, जबकि आपको पता है कि किसी भी निडल को किसी में से निकालने में आपको जरा भी पेन नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा। बट विडंबना देखिए आप, कितनी गजब की विडंबना है कि कितना मुश्किल है उस महिला के लिए, उस चीज को एकदम निकाल रही है, उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही है, उसको कितनी घबराहट हो रही है, उसको कितनी पीड़ा हो रही है, उसकी वेदना समझिए कि शी डज every work, every household work in her home. बावजूद इसके, in spite of this situation, she tolerates much of the cruelty of her husband. That's a very tough condition with Aunt Jennifer. In the third line, the massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's head. भारी बोझ अंकल के वेडिंग बैंड का, शादी का बंधन, यहां पर है इंगेजमेंट रिंग। यहां पर वेडिंग बैंड का मतलब है बच्चों इंगेजमेंट रिंग। इंगेजमेंट रिंग, मैसिव वेट, ध्यान से समझिएगा, भारी बोझ। यहां पर बहुत ध्यान से समझना, मैसिव वेट का मतलब है भारी बोझ। अब भारी बोझ किसका? अंगूठी का। अंगूठी का कोई वजन नहीं होता बच्चों, आप कितनी भी हैवी बना लो वो कभी बोझिल नहीं लगती, क्योंकि उसे पहनना हमें अच्छा लगता है। बट जो जिम्मेदारी हमें दी गई है रिंग पहनने की, जो जिम्मेदारी दी जाती है इंगेजमेंट में, हम पहनते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम जीवन भर एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। इस भावना के साथ हम अपने पूरे जीवन को, एक शादीशुदा जीवन को वहन करते हैं। बावजूद इसके हम उसकी उस मनोकामना को, उसकी आकांक्षा को पूरा नहीं करते, उसके विपरीत जाते हैं, तो वहां विडंबना होती है। वो चीज, हल्की सी चीज भी भारी प्रतीत होती है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखिए यहां पर सिट्स हैवीली, अब यहां पर पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। सिट्स, ये जो शब्द है सिट्स, बैठने का काम कौन करता है? ह्यूमन। अंगूठी थोड़ी बैठती है, वो तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, उसे तो हम रख देते हैं, उसे हम कहीं भी कीप करते हैं, कहीं भी रखते हैं, बट वो बैठती है, यानी वो बहुत भारी तरीके से आंट जेनिफर के हाथ में बैठी हुई है। यानी इन दिस लाइन, द लास्ट लाइन, द पोइट यूजेस, यहां पर बहुत अच्छे से पर्सोनिफिकेशन का यूजेस पर्सोनिफिकेशन एज पोइटिक डिवाइस, वेरी ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती के साथ। एड्रियन रिच बहुत ही अच्छे तरीके से वो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, पोएटिक डिवाइस का यूज करती हैं। वो यहाँ पर पूरे इसमें बताया गया है कि आंट जेनिफर का जो हाथ है कांपता सा प्रतीत होता है, बहुत
वाइब्रेट करता हुआ प्रतीत होता है जब वो उस निडल को खींचती सी प्रतीत होती हैं। उनके हाथ में जो उन्होंने एंगेजमेंट रिंग पहनी है वो बहुत भारी बोझ है और वो बैठा हुआ है उनके हाथों में। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इमेजरी का भी प्रयोग किया गया है पोएटिक डिवाइस के रूप में, क्योंकि फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग, ये एक इमेजिनेशन है बच्चों, इमेजिनेशन है। आपने नहीं देखा उनके हाथों को, मैंने नहीं देखा, आई ओनली इमेजिन, मैं केवल कल्पना करता हूं। एंड यू कैन ऑल्सो इमेजिन, आप भी कल्पना कर सकते हो। तो यहाँ पर फिंगर्स फ्लटरिंग जो दो शब्द हैं, यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। सिट्स यहाँ पर आप बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं, सिट्स यहाँ पर बताता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण को बताता है। और एक और बात, फिंगर्स फ्लटरिंग ये इमेजरी को तो बताता ही है, प्लस फिंगर्स फ्लटरिंग, यहाँ पर दोनों जो कॉन्सोनेंट हैं फ का साउंड देते हैं, यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, अल्ट्रेशन पोएटिक डिवाइस भी है। तो ये जो सेकंड स्टेंजा है इसमें हमें 3 पोएटिक डिवाइस मिलते हैं। पर्सोनिफिकेशन सिट्स में मिलता है, फिंगर्स फ्लटरिंग में हमें इमेजरी का भी पता चलता है और साथ में अलिट्रेशन का भी पता चलता है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड स्टेंजा पर। When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ध्यान से समझिएगा, जब आंट, ध्यान से गौर से समझना, जब आंट मर जाएंगी, उसके भयभीत हाथ पड़े रहेंगे। Just imagination, terrified hands. In this last stanza, the poet Adrian Rich also uses imaginary poetic device in the first line by showing two words terrified hand. वो पड़े रहेंगे और वो घिरे रहेंगे, ringed with ordeals. Ordeals का मतलब होता है very hard household responsibilities after marriage. ऑर्डिल्स मीन्स होता है शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसमें वो निपुण थी, जिसमें वो स्किल्ड थी। तो यहाँ पर जो रिंग्ड शब्द आया है बच्चों गौर से समझना, रिंग्ड शब्द में पन पोएटिक डिवाइस है। पन होता है श्लेष अलंकार PUN, जो डबल मीनिंग देता है। यहाँ रिंग के 2 अर्थ हैं, पहला अर्थ जो हाथ में पहनी जाती है और दूसरा अर्थ है, पर यहाँ जो एक्चुअल अर्थ है यहाँ पर वो ये है सराउंडेड, वो जो मर गई है फिर भी उसके भयभीत हाथ जो पड़े हुए हैं, निढाल पड़े हुए हैं, बिल्कुल नश्वर पड़े हुए हैं, वो घिरे हुए होंगे उन जिम्मेदारियों से, कठोर जिम्मेदारियों से जिनके प्रति वो निपुण थी, जिनके प्रति उसको दक्षता थी, अच्छे से करने की दक्षता थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर्स जो उसने पैनल पे बनाए हैं, जो उस बोर्ड पे बनाए हैं, स्क्रीन पे बनाए हैं, जो उसने बनाए हैं, वो उछलेंगे, प्रैंसिंग उछलेंगे, प्राउड गर्वित होंगे, एंड अनअफ्रेड और वो किसी से भयभीत नहीं होंगे। यानी इन थर्ड स्टेंजा हम बहुत खूबसूरती से इस बात को समझते हैं और जान सकते हैं कि थर्ड स्टेंजा में हमने, बहुत ध्यान से समझिएगा, थर्ड स्टेंजा में हमने कौन कौन से पोएटिक डिवाइस को जाना। टेरिफाइड हैंड बताता है यहाँ पर इमेजरी को, रिंग्ड बताता है पन पोएटिक डिवाइस को, और ध्यान से प्रैंसिंग प्राउड यहाँ पर अलिट्रेशन को बताता है, अनुप्रास अलंकार को बताता है, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी हम वापस से चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा की ओर, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले देखिए आप इसमें स्क्रीन ग्रीन, हम राइमिंग स्कीम पर जाते हैं, राइमिंग स्कीम। पहले जो पहली लाइन है फर्स्ट स्टेंजा की उसे ए स्क्रीन और दूसरा भी ग्रीन, तो पहली और दूसरी जो लाइन है दोनों में ए, थर्ड लाइन में ट्री और सर्टेनिटी फोर्थ में है तो BB, AABB इसका पोइटिक, आप ध्यान से समझना, राइमिंग स्कीम है बहुत ध्यान से समझना। सेकंड में देखिए आप वूल, सेकंड में देखिए आप पुल, वुल पुल, वुल पुल यानी AA। आप थर्ड में देखिए बैंड और फोर्थ में देखिए हैंड, यानी ये BB, इसमें भी राइमिंग स्कीम वही है AABB। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा पे। आप थर्ड स्टेंजा के लास्ट में देखो लाई और सेकंड में देखिए बाय, दोनों AA, थर्ड में देखिए थर्ड लाइन में मेड और फोर्थ में देखिए अनअफ्रेड, तो दोनों में ध्यान से समझना BB। यानी हर स्टेंजा में जब भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो इनकी राइमिंग स्कीम वापस से एक के साथ रिपीट होती है। फर्स्ट स्टेंजा में AABB, सेकंड स्टेंजा में AABB और थर्ड स्टेंजा में भी राइमिंग स्कीम है AABB। इस प्रकार से इस कविता में हमें ये जानने को मिलता है। अब एक मैसेज के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि women must be very protected
in order to carry on all the procedures of household in every home in the world. प्रत्येक घर में महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कविता जो एड्रियन रिच ने लिखी है ये इस बात की द्योतक है कि महिलाओं को समझना चाहिए। आज घर में अगर कोई महिला 2 दिन काम ना करे तो सबको पता लग जाएगा, क्योंकि घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक महिला ही समझती है, पुरुष नहीं समझ सकते इतने अच्छे से जैसे एक महिला समझ सकती है। तो यहाँ पर बच्चों इस बात को अच्छे से समझना कि एक कविता विमेन एम्पावरमेंट को बताती है, महिलाओं की ताकत को प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को इसकी तरह आंट जेनिफर की तरह आपका ऐसा जीवन नहीं मजबूर नहीं करना चाहिए ऐसा जीवन जीने के लिए, बल्कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनके अच्छे काम के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं एक उनको डेडिकेशन के साथ, समर्पित भाव के साथ उनकी एप्रिसिएशन करनी चाहिए, ताकि जीवन में अगर वो अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। बच्चों प्रयास करना, अभी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है उसे करना है, बेल आइकन पर जाकर उसको पुश करना है बटन को, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं और मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके, हर वीडियो का मिल सके, क्योंकि अब हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा हर नया वीडियो आएगा। और इस पोएम के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीपोजिशंस, जो कि 12th CBSE RBSE में है, स्पेशली RBSE में राजस्थान बोर्ड में है। तो मेरा प्रयास रहेगा, राजस्थान बोर्ड में है और वो ग्रामर के 2 नंबर के आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो 2 से 4 प्रीपोजिशंस के साथ कैसे भी आ सकते हैं। आप जरूर वीडियोस को वॉच करते रहिए, समझते रहिए और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको जब भी क्वेश्चन हो तो उसे कम से कम उस क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार पढ़ें, और उसे पढ़ें, पहले रीडिंग करें, फिर थिंकिंग करें और देन राइट। रीडिंग, thinking and writing. After these things, you are able to write correct answers. Okay, बच्चों, all the best. Have a nice day. Bye.